अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो चलें आज सुनेंगे डाइन का इंतकाम की किस्त नंबर 6। ये मेडिसिन चाय में मिला देना, इसे पीते ही अलियान बेहोश हो जाएगा और हम उसको डाइन काल्पनियत में ले जाएंगे। साकिब ने अरुसा के हाथ में मेडिसिन थमाते हुए कहा, मगर ये ठीक तो रहेगा ना? हम इसके साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना? अरुसा को डर लग रहा था। नहीं अरुसा, अलियान के लिए हमें ये करना होगा, तुम जल्दी करो, अनवर भाई और रिफत भाभी भी आते ही होंगे। साकिब ने कहा, हाँ ठीक है मैं चलती हूँ, अरुसा कहकर कमरे से चलती बनी। थोड़ी देर में रिफत और अनवर भी कमरे में आ गए। क्या हुआ साकिब, काम हुआ या नहीं? अनवर ने आते सवाल किया। हाँ भाई बस अरुसा गई हुई है, साकिब ने जवाब दिया। ठीक है मगर बाकी के बच्चों का क्या? रिफत ने कहा, आप उनकी फिक्र ना करें भाभी, वो सुबह ही घूमने निकल गए थे। लो हो गया काम। अरुसा की आवाज आई, सब पीछे मुड़े, सब आ जाओ, अलियान बेहोश हो गया है। अरुसा ने कहा तो सब इसके साथ चल पड़े। अरे ये बात है, हबीब ने सारी बात सुनने के बाद कहा, पर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो डाइन थी कौन और यहाँ सुलेमानी किताबों को लेने क्यों आई थी, इसे पता कैसे चला? हबीब ने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा। एक मिनट बाबा, कहीं वो डाइन रॉयन तो नहीं थी? अनीस ने कहा, नहीं मुझे नहीं लगता। क्या उसने बताया था कि मैं एक डायन हूँ? अगर वो रॉयन होती तो ज़रूर बताती, हबीब ने कहा। तो क्या पता ये रॉयन किसी और मकसद के लिए आई हो और वो बताना ना चाहती हो, अनीस ने कहा। नहीं, एक डायन हमेशा अपनी ताकत ज़रूर बताती है। तुमने इसके नाखून देखे थे? किस रंग के थे? हाँ पापा, उसके नाखून काले रंग के थे। ओह तो वो रॉयन नहीं। जहाँ तक मैं रॉयन को जानता हूँ उसके नाखून नीले रंग के होते हैं, हबीब ने कहा। तो फिर अब हमें कैसे पता लगेगा, हम इसे कैसे ढूंढेंगे? अनीस ने कहा। चलो मेरे साथ ऊपर लैब में कुछ और देखते हैं वहाँ, हबीब ने कहा। वो लाइब्रेरी का दरवाजा बंद करके ऊपर की तरफ बढ़े। अनीस भी हबीब के पीछे चला। जैसे ही अनीस और हबीब ऊपर पहुंचे, लैब को देखकर दोनों के रंग उड़ गए। लो पहुंच गए हम गार के पास। जंगल में साकिब ने गाड़ी को ब्रेक लगाते हुए कहा, चले हम सब निकले। साकिब ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकला। रिफत, अनवर और अनुसा भी पीछे आ गए। अनवर और साकिब ने बेहोश अलियान को बाहर निकाला और इसे कंधे पर उठाकर गार की तरफ चल दिए। अनवर ने कहा, ध्यान से रिफत, और वो सब गार की तरफ चल दिए। जैसे ही वो सब गार में दाखिल हुए तो अंदर मशल और मोमबत्तियां जल रही थीं। सामने एक बहुत बड़े शीशे में एक लकड़ी और शीशे से बना ताबूत रखा हुआ, जिसमें एक पत्थर की मूर्ति थी और एक तरफ एक आमिल जमीन पर आंखें बंद किए बैठे थे। आमिल के सर के बहुत लंबे और सफेद बाल थे, दाढ़ी मूंछें भी बिल्कुल सफेद थी। आमिल ने लंबा काले रंग का कुर्ता पहन रखा था जो उनके टखनों तक पहुंच रहा था। सलाम बाबा जी, साकिब और अनवर ने दूर से कहा। आमिल ने आंखें खोल दी। आगे तुम लोग, मैं कल रात ही यहाँ आ गया था, आमिल ने कहा। हाँ बाबा जी, और हम अलियान को साथ लाए हैं, साकिब ने कहा। ठीक है, इसे मेरे सामने जमीन पर लिटा दो। साकिब और अनवर ने अलियान को एहतियात से जमीन पर लिटा दिया। अब सब पीछे हट जाओ, आमिल ने इशारा करते हुए कहा। सब एक तरफ होकर खड़े हो गए। आमिल उठा और अपने पास रखी हुई मोमबत्तियां उठाई और अलियान के चारों तरफ रखकर इन्हें रोशन कर दिया और वापस आंखें बंद कर बैठ गया और कुछ पढ़ने लगा कि इतनी देर में बाहर जोर से हवा चलने लगी और पूरे आसमान पर काले बादल छा गए और बहुत तेज तूफान आने लगा। ये क्या हो रहा है अनवर जी? रिफत अचानक इस तूफान की तरफ से डरी। भाभी, मुझे लगता है बाबा जी कोई ऐसा मंत्र पढ़ रहे हैं कि एक तूफान आए और डाइन का ताबूत अपने साथ उठाए और ले उड़े। अरुसा ने कहा। तुम तो चुप रहो, साकिब ने कहा। आमिल ने आंखें खोल दी। तुम्हारा शक बिल्कुल ठीक है, अलियान पर एक डाइन का ही साया है। इस वक्त इस डाइन को बहुत गुस्सा आ रहा है, जिस वजह से ये तूफान आ रहा है, आमिल ने बताया। मगर बाबा ये तो पत्थर की बनी हुई है, अनवर ने कहा। ये पत्थर की जरूर है मगर बहुत जल्दी ये बाहर आने वाली है, मगर इसकी ताकतें अभी से ही बाहर आना शुरू हो गई हैं, बाबा जी ने बताया। नहीं बाबा जी, हम नहीं चाहते कि ये दोबारा वापस आए, हमने बड़ी मुश्किल से इस डाइन से पीछा छुड़ाया था, रिफत ने कहा। इस डाइन का साया अलियान पर है और इसको लेकर ही जाएगी, बाबा ने कहा। मगर बाबा कोई तो तरीका होगा अलियान को बचाने का, साकिब ने कहा। एक ही तरीका है, कल ही अलियान का निकाह कर दो 12 बजे से पहले किसी ऐसी लड़की से जिसके सर पे उसके माँ बाप का साया ना हो, मतलब एक यतीम लड़की, अरुसा ने कहा। हाँ, वो भी कल 12 बजे से पहले। लो भाभी, यहाँ तो ना चट ना पट और निकाह,
फटाफट अरूसा ऊपर देखते हुए बोली, ठीक है, अब हम सबको यहाँ से जाना चाहिए, मौसम खराब हो रहा है, इससे ज़्यादा ख़राब हुआ तो हम मुश्किल में फंस जाएंगे। अनवर बेग ने कहा, हाँ अनवर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रिफत ने भी हाँ में हाँ मिलाई। बाबा जी आप भी चलें हमारे साथ? साकिब ने पूछा। अरे वो बाबा जी हैं, एक चुटकी बजाएंगे और घर पहुंच जाएंगे, अरूसा ने कहा। तो साकिब ने अरूसा को घूरा। सॉरी, अरूसा बोली। नहीं, तुम लोग जाओ, मैं यहाँ रुककर इस डाइन का कोई और बंदोबस्त सोचता हूँ। पूरा का पूरा लैब खाली था, सिवाय टेबल्स के और कुछ नहीं था। ओ माय गॉड, अनीस के मुंह से बिला साख्ता निकला। ये सब कैसे हुआ? हबीब सर पर हाथ रखते हुए बोला, सॉरी पापा, ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ। ना मैं हिसार बनाया और ना लॉक, दोनों चीजें ही भूल गया। इसने शर्मिंदा होते हुए कहा, तुम जानते हो अनीस, तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी। अब हम किसी काली ताकत या किसी भी मखलूक का सामना नहीं कर पाएंगे। हबीब की आवाज में गुस्सा और परेशानी दोनों थे। जी पापा, मैं सुलेमानी किताबों को ठीक करने के चक्कर में ये सब भूल ही गया, अनीस ने कहा। अनीस, ओके, अब मुझे कुछ और करना पड़ेगा, हबीब ने कहा। क्या पापा? मुझे कब्रिस्तान जाकर चिल्ला काटना होगा 3 दिन तक, हबीब ने कहा। जी पापा, तुम तब तक पूरा ख्याल रखना। जिस तरह आज मेरी गैर मौजूदगी में डाइन ने वार किया, आगे से कोई और भी वार कर सकता है। तुम्हें बहुत होशियार रहना होगा, हबीब ने अनीस के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। जी पापा, मैं ऐसा ही करूंगा, अनीस ने कहा। एक दिन में शादी, वो भी एक यतीम लड़की से, ये सब कैसे होगा? रिफत ने कहा। हाँ भाभी, यही तो मैं भी सोच रही हूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। एक दिन में आखिर कैसे हो सकता है? और लड़की कहाँ से आएगी? रुसा ने कहा। और अलियान कैसे मानेगा? कौन इससे इतनी जल्दी शादी करेगा? और इसको भी शादी के लिए जल्दी मनाना होगा, साकिब ने भी कंफ्यूजन से कहा। अलियान का तो कुछ हम कर ही लेंगे और निकाह का इंतजाम भी कर लेंगे, मगर मेन मसला है लड़की का। ऊपर से लड़की भी यतीम हो। अनवर ने हाल तो सोच लिया, मगर लड़की का कुछ नहीं हो पा रहा था। मैं तो कहती हूँ नेट पे इश्तिहार डाल देते हैं कि बे खानदान के बड़े बेटे के लिए लड़की की अर्जेंट जरूरत है। अरूसा ने मशवरा दिया। नहीं अरूसा, इस तरह तो हमारे खानदान में बदनामी हो जाएगी, और मेरी बहनों का तो तुम्हें बहुत बेहतर पता है, साकिब ने कहा। हम इसी गाँव में ही किसी अच्छी लड़की को देख लेते हैं, रिफत ने कहा। ठीक है, मैं अलियान को किसी तरह मनाता हूँ, तुम लोग तब तक लड़की ढूंढो, अनवर ने कहा और कमरे से निकल गया। क्या शादी? अलियान शादी का नाम सुनकर चौंक पड़ा। लेकिन पापा, इतनी जल्दी? इम्पॉसिबल। देख बेटा, तेरी भलाई के लिए हमें कल ही तुम्हारी शादी कराना होगी, अनवर ने कहा। नहीं पापा, इतनी जल्दी शादी बिना किसी को बताए, ना ही रिश्ता देखा, मैं शादी नहीं कर सकता, अलियान ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन बेटा, तुम्हारे सितारों के मुताबिक कल तक तुम्हारी शादी ना हुई तो तुम्हारी जिंदगी पे बहुत मुसीबतें आएंगी। लेकिन पापा, मैं इन सितारों आमिल वगैरह को नहीं मानता, और कुछ नहीं होगा मुझे, अलियान की तरफ से इनकार था। अलियान, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, और अगर तुम्हें एक खरोच भी आई तो हम कैसे जिएंगे? जानते हो ना तुम, अनवर ने इमोशनल होते हुए। मगर पापा, मैं शादी के लिए अभी तैयार नहीं हूँ, और बगैर रस्मों रिवाजों के किस तरह अचानक? अलियान अभी भी नहीं मान रहा। बेटा, हम कौन सा कह रहे हैं कि हम रस्म रिवाज से शादी नहीं करेंगे। कल एक बार तुम्हारा निकाह हो जाए और मुसीबत टल जाए तो तुम्हारी शहर जाकर शादी करेंगे। मेरा भी तो एक इकलौता बेटा है, मेरी भी ख्वाहिशें हैं तुम्हारी खुशियाँ देखने की, सेहरा सजाने की। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, शादी कर लो, अनवर ने कहा। ठीक है पापा, मैं तैयार हूँ। अलियान ने दिल से ना सही मगर शादी के लिए हाँ कर ही दी। हाय एक्सक्यूज मी, पूरा बेखानदान इस अजनबी आवाज पर मुड़ा। सामने एक खूबसूरत लड़की, नीली शलवार कमीज, सर पे दुपट्टा ओढ़े, हाई हील्स, गुलाबी होंठ, बड़ी सुनहरी आंखें और हाथ में एक सूटकेस। सबकी नजरें एक लम्हे के लिए उस पर टिक सी गईं। आप कौन? रुसा ने पूछा। जी मैं सना, सना ने जवाब दिया। यहाँ क्यों आई हैं आप मोहतरमा? अरूसा ने सवाल किया। जी वो मुझे ऐड मिला था कि आपको एक ऐसे लड़की के रिश्ते की जरूरत है जिसके पेरेंट्स की डेथ हो गई है, सना ने बताया। ओह अच्छा, आप खड़ी क्यों हैं? आए बैठे, रिफत जल्दी से खड़े होते हुए बोली। साकिब और अनवर भी खड़े हो गए। जी, सना चलते हुए आई और रिफत के सामने वाले सोफे के पास खड़ी हो गई। अरे बेटा खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ ना, अनवर ने कहा। अंकल वो बड़े खड़े हैं तो मैं कैसे बैठ जाऊं? ओह अच्छा। सब मुस्कुराकर बैठ गए, सना भी बैठ गई। रिफत ने अरूसा को इशारा किया। जी मैं अभी आती हूँ, अरूसा कहते हुए चली गई। हाँ तो बेटा कुछ अपने बारे में बताओ। दरअसल मैं अमेरिका से 1 वीक पहले ही आई हूँ,
मेरे पेरेंट्स की कुछ अर्सा पहले एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। मैं बचपन से अमेरिका में ही रही हूँ। मॉम डैड के बाद इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था, तो मैं अकेली ही अपने पापा का बिजनेस संभालने लगी। बट अंकल, आपको तो पता है आजकल के दौर में एक लड़की का अकेला रहना मुश्किल है। मैंने सोचा शादी कर लूं, पर अपने ही मुल्क से, और एक वीक से यहाँ आई। सना चुप हो गई। अरुसा चाय समोसे ले आई। तो बेटा क्या ख्याल है तुम्हारा, शादी के बाद कहाँ रहना चाहती हो? साकिब ने पूछा। अंकल, मैं शादी के बाद सब कुछ अपने हस्बैंड के नाम कर दूंगी, और मुझे घर के काम आते हैं। अमेरिका में कोई सर्वेंट वगैरह काम पे नहीं रखा हुआ है मैंने। आप के बारे में सब कुछ मालूम करवाने के बाद ही मैं यहाँ आई हूँ। अच्छा होगा आप मेरे बारे में भी सब कुछ पता करवाएं। सना ने सब कुछ तफसील से बता दिया। भाभी, लड़की तो अच्छी है और लॉटरी भी, रिश्ता डन कर दो। अरुसा ने सरगोशी की। तुम ठीक कह रही हो, शायद अंदर से कहकर इसका सब कुछ निकलवाते हैं और डन कर देते हैं। लड़की भी बहुत खूबसूरत है, रिफत ने भी आहिस्ता से कहा। तो ठीक है, आप ऊपर जाएं, गेस्ट रूम में आराम करें, तब तक हम कुछ फैसला करके आपको बताते हैं। निकाह की तैयारियां चल रही हैं। तभी बेग खानदान ने सना के बारे में सब कुछ मालूम करने के बाद रिश्ता डन कर दिया, और निकाह आज दिन 11:30 पे रख दिया गया। सारा घर सजाया गया था और गांव से कुछ लोगों को भी बुलाया गया। यार रहीम, तेरा शहजादा तो तेरे हाथ से गया, अलीना ने हरीम से कहा। अलीना और हरीम दोनों यहाँ काम के लिए आई थी। हरीम आना नहीं चाहती थी, मगर खाला ने ज़बरदस्ती भेज ही दिया। चुप कर यार, ये भी कोई लड़का है डफर सा? मुझे तो कोई खूबसूरत लड़का चाहिए, हरीम ने सीढ़ियाँ उतरते हुए जवाब दिया। अच्छा, और कल तो तू बड़ा कह रही थी, आ गया मेरे ख्वाबों का शहजादा, दिलबर राजा, अलीना ने तंजिया लहजे से कहा। अच्छा, तो तेरा किधर गया? हरीम ने सीढ़ियों पर ही रुककर पूछा। मेरा तो यहीं कहीं होगा, तू चल ना, अलीना ने कहा। हरीम ने जैसे ही सीढ़ी पर एक कदम बढ़ाया, उसका पांव लटकाया और हरीम नीचे गिरती चली गई। हरीम ने आंखें बंद कर लीं, मगर अगले ही लम्हे उसके बाजू को किसी ने थाम लिया। हरीम ने आंखें खोली तो अलियान था। दोनों की नजरें एक दूसरे के चेहरे पर टिक सी गईं। ओहो, अलीना की आवाज पे दोनों होश में आए और खड़े हो गए। हरीम दूसरी तरफ जाने लगी। इंसान थैंक्स ही बोल देता है, अलियान ने कहा। थैंक्स किस बात का भाई? तुमने हिसाब बराबर किया है। एक बार मैंने तुम्हें बचाया था और आज तुमने मुझे बचाया। हरीम ने परसों रात की तरफ इशारा करते हुए कहा। याददाश्त तो बड़ी तेज है आपकी, अलियान ने कहा। बादाम नहीं खाती फिर भी तेज है, हरीम कहते हुए चल। सना, तुम तैयार? रिफत ने रूम का दरवाजा खोलते हुए सना से पूछा। सना जो बेड पर लहंगा पहनकर बैठी थी मगर तैयार नहीं हुई। क्या हुआ सना, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो? रिफत ने सना से पूछा। आंटी, मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मुझे मेरी मम्मा ही तैयार करें, और यहाँ मेरी मम्मा तो आप हैं, सना ने नजरें झुकाते हुए कहा। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, रिफत ने सना पर बेहद प्यार जताते हुए कहा। चलो मैं तुम्हें तैयार कर दे, रिफत ने कहा और सना को आईने के सामने बिठाकर उसे तैयार करने लगी। कुछ देर में सना तैयार हो। माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी बेटी, रिफत ने कहा। सना सच में बहुत हसीन लग रही थी। उसके गोरे चेहरे पर लाल गुलाब बहुत सज रहा। थैंक्स मामा, क्या मैं आपको मामा कह सकती हूँ? सना ने रिफत से पूछा। हाँ बिल्कुल बेटा, तुम मुझे मामा बुला सकती हो, मैं तुम्हारी माँ ही हूँ ना, रिफत ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सना खुशी से उठकर उसको गले लगी। अब तुम कमरे में रहना, अभी 10 बज रहे हैं, मैं और अरुसा तुम्हें 11 बजे तक लेने आ जाएंगी, रिफत ने कहा। जी मामा। रिफत कमरे से बाहर चल गई। सना खुद को शीशे में देख रही थी कि अचानक उसके कमरे का दरवाजा खुला और एक लड़की अंदर आई। लड़की ने अंदर आते ही रूम का दरवाजा लॉक कर दिया। सना ने अचानक देखा, वो डर गई। Who are you? सना ने सवाल किया। तेरी मौत, लड़की ने जवाब दिया। व्हाट? क्या बकवास कर रही हो तुम? सना ने कहा। तभी लड़की की आंखें सफेद हो गईं, उसके नाखून लंबे और काले हो गए, उसके छोटे खुले हुए बाल चोटी में तब्दील हो गए। सना खौफ से चिल्लाने लगी कि डाइन ने अपनी चोटी से सना का गला मजबूती से जकड़ लिया और सना की आवाज हलक में ही रह गई। मजीद ऐसी वीडियो सुनने के लिए हमारा चैनल हाशिर्स वॉइस जरूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। शुक्रिया।